Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. फ्रेंड्स, हम लोग आपके बीएससी पार्ट थर्ड का जो काइनेटिक्स का पोर्शन है, पेपर थर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री का, उसको कंप्लीट कर चुके थे. एंड आई होप आपने सभी वीडियोस देख लिए होंगे. मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को एक सीक्वेंस में ही देखिएगा. और बहुत छोटे छोटे वो वीडियोस बनाए, इसीलिए वो 25 के लगभग वीडियोस हो गए हैं, क्योंकि जितना थोड़ा थोड़ा सीखेंगे उतना ही अच्छा सीख पाएंगे. एक वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का बना दें तो फिर वो ज्यादा अच्छे से समझ में भी नहीं आता है. तो उसको एक सीक्वेंस में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से ये यूनिट लगभग कवर हो गई है. अब मैं कुछ 3-4 जो लेक्चर्स हैं वो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उस पर बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस यूनिट में से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उनको कैसे हम अटेम्प्ट करें. तो इसमें मेजर क्वेश्चन ही आता है ना. तो मैंने कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लिए. तो आज हम जो करेंगे वो है 2015 का आपका जो एमडीसी यूनिवर्सिटी का जो पेपर था, उसमें जो काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी से संबंधित जो प्रश्न आए थे उन प्रश्न को देखेंगे हम और उनका सॉल्यूशन देखेंगे. तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे, लेकिन एक सीक्वेंस में एक चैप्टर को पढ़ना अलग चीज होती है और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ट्रिकी होता है. यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस क्वेश्चन में से, इस टॉपिक में से. तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा है उन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है. तो इसमें बहुत ज्यादा रटने की चीज नहीं है. काइनेटिक्स में जो भी हमने पढ़ा है वो समझने की चीज है और सीक्वेंस में है, एक्सेप्शंस नहीं है, सीक्वेंस में है. तो अगर उसको सीक्वेंस में आप याद करोगे, सब में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन इक्वेशन है, एक पैटर्न है. वो पैटर्न अगर याद हो गया तो ये सॉल्व हो गया. बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है. तो आज हम देख रहे हैं 2015 में जो आपके केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस आए थे. क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया था कि व्हाट इज मेंट बाय जीरो ऑर्डर एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, इलस्ट्रेट गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच इन डिटेल. शून्य कोटि तथा छद्म कोटि अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए. अब इन्होंने दोनों कोटि की अभिक्रियाओं को क्यों रखा है इसमें, है ना. वो इसलिए रखा है कि ये दोनों ही छोटे छोटे पार्ट हैं. स्यूडो ऑर्डर, जो स्यूडो ऑर्डर है और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत छोटे छोटे पार्ट है. दोनों को मिला के उन्होंने बड़ा क्वेश्चन बना दिया है. कोटि क्या होती है ये हम जानते हैं. कोटि एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है ना. उसको प्रयोग से ही निकाला जा सकता है, थ्योरेटिकल चीज नहीं है मॉलिक्यूलरिटी की तरह. शून्य कोटि क्या है? शून्य कोटि अब हम जानते हैं. शून्य कोटि कौन सी अभिक्रिया होती है? शून्य कोटि वो अभिक्रिया है जिनमें की जो अभिक्रिया है उसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है. ये सब अब हम जानते हैं. मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है इसका. सॉल्यूशन में हम देखेंगे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है. ऐसी कोटि की अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोटि शून्य हो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है. ठीक है. या ऐसी अभिक्रिया जिनमें जो वेग का नियम हम देते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम आता है, उसमें जो सांद्रता का पद है उनके घातों का योग 0 हो, है ना. ये भी अभिक्रिया, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है. तो ये हम डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे. ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की कोटि शून्य हो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है. जिनमें अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न हो. ठीक है. फिर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है. तो 2 एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. पहला एग्जाम्पल तो है अमोनिया. हमारा है अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा है ना. अमोनिया का डिसोसिएशन से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिल रहा है. कैटलिस्ट जो यूज किया है वो है यहाँ पर प्लेटिनम. तो होता क्या है यहाँ पर? अब ये थ्योरी तो हमने देख लिया, थ्योरेटिकल तो देख लिया कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अभिकारक की सांद्रता पर कोई अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. लेकिन ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए फ्रेंड्स कि जो प्लेटिनम है वो एक कैटलिस्ट है ना. तो बारीक पिसा हुआ जो प्लेटिनम होता है इसमें ये इसका सरफेस एरिया है. ये जो चारों देख रहे हैं ये सारा ये इसका सरफेस एरिया है. तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया हाई प्रेशर पे इस पे छोड़ी जाएगी.
जैसे अमोनिया आएगी वो इसकी सरफेस पे जगह पे चिपक जाएगी, ठीक है, ये सरफेस ने घेर लिया। अमोनिया की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं और सरफेस इसकी घेरती जा रही है, ठीक है। एक समय आएगा जब ये पूरी जो सरफेस है इसकी वो अमोनिया द्वारा घिर जाएगी। तो जैसे ही वो पूरी सरफेस अमोनिया से घिर गई, फिर क्या होगा, फिर वेग तभी बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर हम कितनी भी अमोनिया इसके ऊपर डालें, कितनी भी अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, इसकी सरफेस पे तो जगह है ही नहीं, रिएक्शन कहाँ हो रही है, इसकी सरफेस पे हो रही है, ठीक है। तो एक अमोनिया यहाँ आता है और वो N2 प्लस CH2 बन के निकल जाता है। तो एक मॉलिक्यूल आएगा NH3 का, ये यहाँ से डिसोसिएट होकर निकल जाएगा, है ना? तो ये एक प्रक्रम स्वतः हो जाएगा। यहाँ एक मॉलिक्यूल आया, ये निकल गया, एक मॉलिक्यूल आया, ये निकल गया। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो, निकलना वो एक ही मॉलिक्यूल है, चाहे यह 10 मॉलिक्यूल लगा दो। हमने सोचा कि सपोज हाइपोथेटिकल हम सोच रहे हैं कि 10 मॉलिक्यूल NH3 के इस पे हम डाल रहे हैं, सरफेस जब एक बार घिर गई पूरी तरह, उसके बाद की बात कर रहे हैं अपन। 10 मॉलिक्यूल सपोज पे कर रहे हैं हम, 10 मॉलिक्यूल डालने से कुछ नहीं होगा, उसकी सरफेस पे जगह ही नहीं है। वो जगह कब होगी, जब एक मॉलिक्यूल ये डिसोसिएट हो जाएगा, फिर इस 10 में से एक मॉलिक्यूल यहाँ चिपकेगा, फिर वो निकलेगा, ठीक है। फिर वो जब जगह खाली करेगा तब बाकी इसमें एक आएगा। तो ये सरफेस जब चारों ओर घिर चुकी है, उसके बाद में कितनी भी कंसंट्रेशन हम अमोनिया की बढ़ा दें यहां से, इस कंसंट्रेशन का इस अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना? या इसको इस तरह थ्योरेटिकल लिखे कि एक पर्याप्त अधिक दाब पर इस धातु की संपूर्ण सतह अमोनिया से ढक जाती है, अतः इस समय पर अमोनिया की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण इसका ये भी हमने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है H2 प्लस Cl2, HNu की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रिया है, ये 2HCl बना रही है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अभिक्रिया होती है, ये क्या हो रहा है कि इस तरह कंटेनर बंद कंटेनर में हो रही है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी सपोज है ना, यहाँ पर H2 है प्लस Cl2 है, ठीक है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो बनता है 2HCl सपोज, HCl मिलके घुल जाता है इस पानी में, हाइड्रोक्लोरिक इस पानी में घुल जाता है। तो जैसे ही पानी में घुल जाता है तो अल्टीमेटली होता क्या है, इसका जो इकाई आयतन है वो स्थिर होता है। तो जो आयतन में चेंज नहीं हो रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक डेफिनेशन और भी है, उससे हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि का, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव, वेग पर प्रभाव न हो, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसका एक्सप्रेशन हम देख लें, है ना। तो ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसके लिए फिर हम लिखेंगे इसका अवकलित वेग समीकरण, क्योंकि ये विस्तार से बताना है, इसलिए सब हमें लिखना पड़ेगा, है ना। हम सिर्फ डेफिनेशन देके और रीजन देके नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बताएंगे अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण, तो ये भी हमने देखा हुआ है। तो एक रिएक्शन है जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है, पी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेग को हम दिखा सकते हैं ए की पावर जीरो, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, है ना। तो जो कंसंट्रेशन की टर्म है वो क्या होगी, जीरो होगी, ऊपर जो पावर है वो जीरो है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो और वेग को कैसे दिखाएंगे, माइनस dCA अपॉन dt, जो एक ही कंसंट्रेशन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू A0 उसका रेट कांस्टेंट हो गया, और A0 इसका सक्रिय द्रव्यमान हो गया, इसकी पावर जीरो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर इसको मिक्सर लिख सकते हैं K0। तो माना अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता है
ए मोल पर लीटर, ए मोल पर लीटर, ये तो होगी इनिशियल कंसंट्रेशन। और टी टाइम बाद इस ए के जो रिएक्टेंट था हमारा, उसके एक्स मोल पर लीटर माना प्रोडक्ट में बदल गए। ए मोल पर लीटर तो प्रारंभिक सांद्रता हो गई, एक्स मोल पर लीटर उसके किसी समय उत्पाद में बदल गए मोलों की संख्या हो गई। नीचे आए, अतः अगर हम टाइम टी पर इसकी रिएक्शन रेट निकालें तो वो भी dx अपॉन dt, change in the concentration with respect to time, that is equal to rate constant for zero reaction and concentration term a minus x 0 उस समय पर। x मैंने बता दिया क्या है, x है जितना प्रोडक्ट में चेंज हो गया x मोल पर लीटर, और a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो उतना ही तो बचेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास, उसमें से x चेंज हो चुका है, a माइनस एक्स हमारे पास बचा है, ठीक है। लेकिन इसकी पावर क्या आएगी, जीरो, क्योंकि ये जीरो डायरेक्शन है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, तो ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0। ये जो है ये होता है अवकलन वेग समीकरण जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और इसमें कोई भी सांद्रता की टर्म नहीं है। देखो सांद्रता की कोई पद नहीं है, पद नहीं है ना, कंसंट्रेशन कोई पद इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब इसी का हम समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं, ठीक है। ये हमारी, ये था अवकलित वेग समीकरण, इसी को हम समाकलन करेंगे। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0, dt नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो dx, और इसको हमने t को इधर ले गए, तो dx इज इक्वल टू k0 dt। देन समाकलन का अगर हमने किया, आ जाएगा x इज इक्वल टू k0t प्लस c। c यहाँ पर एक समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, कि एट द टाइम t0, जब समय शून्य है, जब अभिक्रिया शुरू हुई है, उस समय पर जो x की वैल्यू है वो होती है जीरो, क्योंकि कोई भी जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बदला ही नहीं है। तो x क्या है, टाइम t पर प्रोडक्ट में बदल गए मोल की संख्या। तो टाइम जीरो है, वहां पर कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं है, तो x वहां पर भी क्या है, जीरो है। अब यहाँ पर t0, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, x0 ये टर्म जीरो हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो c इज इक्वल टू जीरो टाइम t जीरो पे, इसको हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k0t, क्योंकि c जीरो हो गया है ना। ये एक समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ये क्या बताता है, ये बताता है कि x जो है, मतलब समय t पर प्रोडक्ट में बदल गए मोलों की संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो समय के साथ साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे ही उत्पाद में बदल गए मोलों की संख्या भी बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर इसके बताएंगे हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। तो लक्षण में क्या बताएंगे, ये हमें पता है k0 इज इक्वल टू x अपॉन टी। x की यूनिट है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन टर्म है, उत्पाद में बदल गए मोलों की संख्या है मोल पर लीटर, t सेकंड्स में है, टाइम है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मोल पर लीटर सेकंड इक्वल। ये शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाई होती है, ठीक है। ये शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाई है। दूसरा, अगर ग्राफ खींचे हम, जैसा मैंने बताया कि x बढ़ता है, t बढ़ता है, सॉरी t बढ़ता है ना, x बढ़ता है और t बढ़ता है। तो जब दोनों बढ़ रहे हैं, तो अगर इनके बीच ग्राफ खींचे हम, इनके बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है जो सीधे 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 बढ़ता जाता है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किस काम आती है, ये इस काम आती है कि अगर कोई रिएक्शन हम प्रैक्टिकली स्टडी कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट टेबल इंटरवल पे हम उसकी कंसंट्रेशन निकालते रहे, प्रोडक्ट की एक्स कितना बन गया, कितना बन गया, कितना बन गया, कितना बन गया, उसको हम प्लॉट करें टी 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 डिफरेंट इंटरवल पे, जो भी टाइम पे हमने कंसंट्रेशन देखा है x1 x2 x3 है ना। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन कर्व इस तरह आता है, इसका मतलब हम 100% हम कह सकते हैं कि वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये हम बताएंगे। इसके बाद में थर्ड चीज जो मैंने आपको पहले बताया था, हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ क्या है? जब अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए तो हाफ लाइफ भी निकालेंगे। हाफ लाइफ से भी पता चलता है कि वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंटली बिहेव करती है हाफ लाइफ के संदर्भ में। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। इसमें हम देखें हाफ लाइफ, टी हाफ से अगर उसको डिनोट करें, ये हमारा समाकलन से फॉर्मूला जो आया था x इजिकल टू के जीरो टी, किसके लिए है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो टी माना है यहाँ पर टी हाफ है, सपोज टी हाफ, हाफ लाइफ हो गया। और टी हाफ कब होगा? जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया था रिएक्टेंट का ए, वो रह जाएगा ए बाई टू, है ना, ए बाई टू रह जाएगा, मतलब एक्स इजिकल टू हो जाएगा ए बाई टू। आधे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं, तो वो हो जाएगा एक्स इजिकल टू ए बाई टू। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू ए बाई टू, और यहाँ पर टी हाफ लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ए बाई टू दैट इज इक्वल टू के टी हाफ। ये हाफ लाइफ बता रहा है ना। अब यहां से क्या पता चल रहा है? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। कैसे इंटरेस्टिंग है? कि अगर किसी रिएक्शन में उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो उसकी हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वो क्या है? 100% वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। ये प्रैक्टिकल इसके सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकली हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो इस तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूरा हमें बताना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन, उसके इंटीग्रेशन इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों, अवकलन और समाकलन स्थिरांक दोनों, फिर इसकी प्रॉपर्टी। सेम ऐसा ही छद्म-कुटीय अभिक्रिया में होगा। मैं इसका बता देता हूँ लेकिन इसका पूरा अपन नहीं करेंगे, है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। छद्म-कुटीय अभिक्रिया क्या होती है ये हम जानते हैं कि जिसमें दिखता कुछ है होता कुछ है, वही तो होता है छद्म। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं इसको। तो इसके एग्जांपल हम पहले देंगे। जैसे एक एग्जांपल ये है एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनॉल की अभिक्रिया, ठीक है। इसमें ये क्या है? आभासी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमें नजर क्या आ रहा है? एक तो मॉलिक्यूल ये है और दो मॉलिक्यूल ये। नजर तो आ रहा है कि ये रिएक्शन होनी चाहिए क्या? थर्ड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल एंटिटी, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल हम इसको निकाल नहीं सकते। जब निकाला जाता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका आता है 1, और इसमें जो इथेनॉल है उसकी सांद्रता रहती है स्थिर। ये भी एक कोटि की अभिक्रिया कि अगर जितने अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो उसकी वही कोटि होती है। जैसा मैंने एचसीएल के केस में आपको बताया था, जो हमने ऊपर देखा था HCl। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा था? इसका इकाई आयतन स्थिर रहता है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन नहीं हो रहा है। इकाई आयतन स्थिर हो रहा है क्योंकि HCl जैसे ही बनती है वो इसके अंदर घुल जाती है और ये पानी थोड़ा ऊपर हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि चेंज नहीं हो रहा कंसंट्रेशन में, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। ऐसा ही नीचे के केस में ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या? एक पावर, तो यहाँ पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू होगा k CH3CO ट्वाइस O, है ना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो पावर है दैट इज 1। सो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी 3 दिख रही है और ऑर्डर रिएक्शन 1 दिख रहा है, इसलिए ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। सेम ऐसे एक और एग्जांपल है, इसमें इथेनॉल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सॉरी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, है ना। इथेनॉल मिलता है हमें, ये हमारा एस्टर था, ये था वाटर, ये हमें यहाँ पर मिला एसिटिक एसिड और ये मिला इथेनॉल। ये रिएक्शन बहुत ही कॉमन है ना, और पढ़ोगे इसको। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि H2 जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है। इतना एक्सेस में है कि ड्यूरिंग रिएक्शन H2 की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज लगभग नेग्लिजिबल होता है। कंसंट्रेशन चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है, चेंज नहीं होता है। और कंसंट्रेशन में क्यों चेंज नहीं होता है? इसलिए क्या हुआ? इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है। चेंज किसकी हो रही है? एस्टर की। ये क्या हो गया? ये इस तरह के एंड CH3 CO C2 सिस्टम।
हो जाएगा रिएक्शन रेट किससे लिखेंगे, के अंदर आ जाएगा CH3 C4 C2H5, इसकी पावर हो जाएगी 1। तो ये है ना इथेनॉल की सांद्रता, इसमें सॉरी पानी जो है वो एक्सिस में होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। फिर इसका हमें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी है डेरिवेशन वो इस पे हम दे देंगे नीचे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका जो समाकलन और अवकलन इस तरह दोनों निकाल देंगे। दूसरा सवाल इसके अंदर है, इसी पेपर में आया हुआ है आपके, वो न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, पर न्यूमेरिकल देखते ही थोड़ा उसमें दिमाग हमें लगाना पड़ता है। सवाल हमारा है कि 90% ऑफ एल्कोहल, सॉरी 90% ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर completes in 50 minutes. What is the half life of the reaction? ठीक है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जिसमें 50 मिनट में 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो अभिक्रिया की हाफ लाइफ क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे? इसको निकाल के हमने सॉल्व किया हुआ दिखाते हैं। सबसे पहले कि माना अभिकारक की सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका मान 100 मोल पर लीटर है। ये क्या है, 100 मोल पर लीटर। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है हमें 50 मिनट, ये टाइम पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना। 90% अभिक्रिया 50 मिनट में पूरी होती है, तो x क्या हो गया 90, 100 में से 90% हो गया, तो 90% प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, तो 90 मोल पर लीटर हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम इसके लिए जो अवकलन विवेक समीकरण है, समाकलन विवेक समीकरण सॉरी, वो ये होगा K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus x। ये हम जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है, x हम जानते हैं टाइम t पर प्रोडक्ट को बदलते मोलों की संख्या है, तो ये हो गया 90, ये हो गया 100, और टाइम क्या है, टाइम यहाँ दिया हुआ है दैट इज 50। सिंपली इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, है ना। ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 50, t की जगह 50 रख दिया, लॉग ऑफ 100, a की जगह 100, और ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये भी 100 है, तो यहाँ भी 100 रख दिया, तो 100 अपॉन 100 माइनस 90, ये हो गया 2.303 अपॉन 50 लॉग 10, ये हमारे पास आ गया। लॉग 10 की वैल्यू होती है, लॉग बेस 10 है ना, ये हो गया 1, तो 2.303 अपॉन 50, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पर मिनट, ये आ गया हमारे पास। तो हम जानते हैं टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं, 693 डिवाइडेड बाय के, किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है, ये बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था ऊपर जो जीरो रिएक्शन होती है तो वहां तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये होता है। यहाँ कोई कंसंट्रेशन टर्म दिख रही है क्या, टी हाफ 0.93 और के दिखाई दे रहा है, कोई कंसंट्रेशन टर्म तो है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होती है, तो इसमें हम के की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 4.606 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, आंसर आ जाएगा हमारा 15.0455 मिनट्स। तो ये आपके 2015 में जो दो क्वेश्चंस आए थे काइनेटिक्स से रिलेटेड, उनको हमने सॉल्व किया है। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। हमें सब कुछ आता है पर उसको सिस्टमेटिक वे में अगर हम अरेंज करें तो वो मार्किंग जो होती है सिस्टम उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम पहले अवकलन समीकरण रख दें फिर समाकलन रखें, उसके बाद में डेफिनेशन बता रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो वो सही नहीं होगा ना। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें तो जितना शॉर्ट में हो, एक्सप्लेनेशन पूरा होना चाहिए पर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे 2016 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।